नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और आप देख रहे हैं हमर छत्तीसगढ़। और इस बीच सुकमा से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया। और इस मुठभेड़ में बताया जा रहा है कि ताड़मेटला में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई और ताड़मेटला में 2 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया और यहां से 2 हथियार भी नक्सलियों के बरामद हुए हैं। मिलिशिया कमांडर सोढ़ी देवा और रब्बा देवा को मार गिराया गया। मौके से नक्सलियों के हथियारों को भी बरामद किया गया है। काफी भीतरी इलाके में अंदर जाकर ये सुरक्षा बलों ने सर्च चलाया और इस दौरान वहां पर और भी नक्सली मौजूद थे, बताया जा रहा है, जो कि भाग खड़े हुए। सुरक्षा बलों से फायरिंग की जानकारी मिलने के बाद नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में ताड़मेटला में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई, जहां सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर कर दिए गए। और सत्यनारायण हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं। सत्यनारायण, 2 नक्सलियों को मार गिराया गया, पूर्व सूचना थी या रूटीन सर्च के लिए टीम निकली हुई थी? जी, आपको बता दूं कि लगातार ताड़मेटला इलाके में माओवादियों के होने की जो है सूचनाएं मिल रही थी, जिसके मद्देनजर जो है सुरक्षा बल की टीम को रवाना किया गया था, जिसमें सीआरपीएफ और डीआरजी के जवान थे। वो कल रात के रवाना हो चुके थे। सुबह जैसे ही ताड़मेटला इलाके में जवान पहुंचे तो माओवादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया, फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके बाद जो है जवानों ने मोर्चा संभालते हुए फायरिंग की और दोनों ओर से करीब 1 घंटे तक फायरिंग हुई। और इस फायरिंग में जब इलाके की सर्चिंग की गई तो 2 नक्सलियों के शव मिले। दोनों पर 1-1 लाख का इनाम था और दोनों उस इलाके में काफी सालों से सक्रिय थे और कई घटनाओं में शामिल भी रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है वहाँ मौके से एक 12 बोर बंदूक बरामद किया गया है, एक पिस्टल बरामद किया गया है। इसके अलावा जो है आसपास की सर्चिंग की गई है और जवान वापस जो है कैंप लौट आए हैं। जी जी, लेकिन सत्यनारायण ये जानना भी चाहेंगे, क्योंकि 2 ही नक्सली तो थे नहीं, और भी नक्सली वहां पर मौजूद थे। क्या उनकी धरपकड़ के लिए टीम आगे जाएगी या अब आगे प्लान करके, अभी अबॉर्ट होकर के प्लान आगे बना करके उसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू होगा? क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? चूंकि उस इलाके में लगातार 50 से 60 नक्सलियों की होने की सूचनाएं मिली थी, जिसके बाद जवान ऑपरेशन के लिए गए थे। लेकिन सुबह जैसे ही मुठभेड़ हुई, दोनों ओर से गोलियां चली। इलाका काफी जंगल और पहाड़ी वाला इलाका था, जिसका फायदा उठाते हुए बाकी नक्सली वहां से भाग गए। इलाके की सर्चिंग की गई और नक्सलियों का पीछा भी किया गया, लेकिन बारिश की वजह से और काफी घना जंगल होने के कारण जवान जो है वापस लौट आए। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे जवान पीछा करते हैं तो माओवादी फिर उनको जो है ट्रैप में फंसाने की कोशिश करते हैं, जिसके मद्देनजर जवान जो है सफलता हासिल की और वहां से वापस जो है कैंप की ओर लौट आए। बिल्कुल। और ये जो एक ट्रैप आपने इसका जिक्र किया, वो हो सकता था कि उन्हें और घने जंगल में ले जाकर वो ट्रैप करने का प्रयास करते। और चूंकि ये जो 2 नक्सली मारे गए, इनके बारे में कुछ डिटेल मिल पाई है? चूंकि पुराने ये नक्सली हैं, कमांडर बताए जा रहे हैं। 2 नक्सली दोनों जो है ताड़मेटला के मिलिशिया कमांडर हैं। देवा है, रवा देवा नाम है एक का, और एक का जोगा नाम है। ये दोनों जो है काफी इस इलाके में कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। उस इलाके में काफी इनकी दहशत थी और कुछ महीने पहले जो है ताड़मेटला में 2 ग्रामीणों की मौत के घाट उतारने में भी ये शामिल थे और ऐसी कई घटनाएं में आसपास के में शामिल थे। और आपको बता दूं कि ताड़मेटला वो इलाका है जहाँ पर 2010 में 76 जवान सीआरपीएफ के शहीद हुए थे। ताड़मेटला वो इलाका है जहाँ पर सुकमा के कलेक्टर एलएस पॉल मेनन को रखा गया था। तो ताड़मेटला काफी सुर्खियों में रहा है, उस इलाके में माओवादियों का काफी कब्जा रहा है और यही वजह है कि उस इलाके में जवान जाते हैं तो अक्सर जो है मुठभेड़ होती है और आमना सामना होता है। जी, आज की मुठभेड़ से जो प्रभाव पड़ेगा वो तो देखना ही होगा। साथ ही सत्यनारायण, ये जो क्षेत्र है, इसमें भीतरी इलाकों में भी जाना अभी जो है सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। ये संयुक्त ऑपरेशन था डीआरजी और सीआरपीएफ का? चूंकि 2 महीना बाद जो है विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में लगातार जो है डीआरजी, सीआरपीएफ और सीमावर्ती प्रदेश तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और साथ ही साथ जो है सीमावर्ती जिले हैं बीजापुर और खास करके दंतेवाड़ा, वो संयुक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्योंकि विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगातार जवानों का सर्चिंग स्वाभाविक है, चुनाव है, ऐसे में सुरक्षा चाकचौबंद होनी ही चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, बिलासपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां डेंगू के 4 नए मरीज सामने आए हैं। एक मरीज को सिम्स में भर्ती कराया गया है, अन्य 3 मरीज का रायपुर में इलाज चल रहा है। 2 महीने में 43 मरीज मिले हैं। दरअसल अलर्ट के बाद भी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से लापरवाह बना हुआ है। डेंगू का प्रकोप छाया हुआ है और 4 नए मरीज मिले हैं। और ऐसे में प्रशांत शर्मा से बात करेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत, डेंगू एक चुनौती तो है ही स्वास्थ्य विभाग के लिए, लोगों के लिए भी परेशानी बन रहा है। क्या डिटेल्स मिल पा रही, किस तरह से स्वास्थ्य विभाग इससे डील कर रहा है?
प्रशांत, आवाज मिल पा रही है? जानना चाहेंगे क्या स्थिति है फिलहाल? 4 नए मरीज मिले हैं डेंगू के। लगता है प्रशांत तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है और उनसे एक बार फिर से संपर्क करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि एक मरीज को सिम्स में भर्ती कराया गया है। डेंगू के 4 और नए मरीज मिले हैं, जिससे यहां पर चिंता बढ़ जाती है। 3 मरीज का रायपुर में इलाज चल रहा है। 2 महीने में 43 मरीज सामने आ चुके हैं और इस पूरे मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती इसे देखा जा रहा है। और रायपुर से बड़ी खबर, स्वास्थ्य कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन का हड़ताल लगातार जारी है और आज भी तूता धरना स्थल पर प्रदर्शन करेंगे। अब तक 3,475 स्वास्थ्य कर्मचारियों पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। कल डिप्टी सीएम से मुलाकात कर सौंपा गया था सामूहिक इस्तीफा। अब तक 3,475 स्वास्थ्य कर्मचारियों पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। कल डिप्टी सीएम से मुलाकात कर सामूहिक इस्तीफा सौंपा गया था। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, स्वास्थ्य कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार जारी है। तो छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन की हड़ताल लगातार जारी है और आज भी तूता धरना स्थल पर प्रदर्शन की तैयारी है। ऐसे में रायपुर से ये बड़ी खबर, अब तक 3,475 जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जिन्हें बर्खास्त किया जा चुका है नौकरी से और छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन की हड़ताल लगातार जारी है। आपको बता दें कि एक बड़ी समस्या यहां पर बन सकती है आम लोगों के लिए भी, चूंकि स्वास्थ्य सेवाएं से प्रभावित होंगी और साथ ही साथ चुनावी समय है। इस चुनावी समय में इस तरह से सामूहिक इस्तीफा या धरना प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ मुखालफत या फिर प्रदर्शन, विरोध, आंदोलन मुश्किल पैदा कर सकता है। और कोशिश क्या होगी सरकार की, क्या इन्हें मान मनवल कर इनकी मांगों को लेकर चर्चा होगी, क्योंकि अगर ऐसा होना होता तो पहले हो चुका होता, क्योंकि बर्खास्तगी का एक्शन लिया गया, निलंबन की गाज गिरी। तो ऐसे में इस्तीफा देकर प्रदर्शनरत कर्मचारियों में आक्रोश भी ज्यादा है। 3,475 के करीब कर्मचारी हैं। कल डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से मुलाकात कर उन्होंने सामूहिक इस्तीफा सौंपा था। स्वास्थ्य कर्मचारियों का जो एजेंडा है, जो उनकी मांग है, उस पर कोई विचार विमर्श नहीं किया जाएगा। जब उनको इस बात का अंदेशा हो गया, जब उन पर बर्खास्तगी की तलवार लटक गई, जब उन पर गाज गिरी निलंबन की, तो इस पूरे मामले को लेकर अभी कहना मुश्किल है कि आगे क्या स्थिति हो सकती है। 3,475 स्वास्थ्य कर्मचारियों के निलंबन की कार्रवाई के बाद भी तूता धरना स्थल पर प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बीच बढ़ते आगे एक भोपाल से बड़ी खबर आ रही है, जहां मध्य प्रदेश में एक और जिला बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की। मैहर को नया जिला बनाए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। जन आशीर्वाद यात्रा रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मैहर को नया जिला बनाए जाने की घोषणा की है। और मध्य प्रदेश में अब एक और नया जिला बनेगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी हाल में एक नया जिला बना, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। और एक और नया जिला बनाया जाएगा। मैहर नया जिला बनेगा मध्य प्रदेश में और इसकी खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मैहर को नया जिला बनाए जाने की घोषणा की। चुनावी समय में एक बड़ा ऐलान यहां पर किया गया। दरअसल जन आशीर्वाद यात्रा के रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर पहुंचे थे। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मैहर जो है अब नया जिला होगा और जिले के तौर पर मैहर को सभी सुविधाएं, सभी फंड्स दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मैहर को नया जिला बनाए जाने को लेकर घोषणा की है। दरअसल यहां विकास रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के लिए पहुंचे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और इस बारे में बात करेंगे, हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, अभी की परिस्थितियों की यदि बात करें तो जिस तरह से अभी एक नया जिला मध्य प्रदेश में बना ही था, एक और नया जिला मैहर को बनाए जाने की तैयारी है। चुनावी समय है, ताबड़तोड़ घोषणाएं शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। एक और जिला मध्य प्रदेश को मिलने वाला है।
जी देखिए, बिल्कुल आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में एक बड़ी घोषणा की है। मैहर जो कि विंध्य में आता है, आज उसको जिला बनाने का उन्होंने घोषणा की है। तो सबसे बड़ी बात है कि अभी 2 दिन पहले ही वहां पर विंध्य में भाजपा ने अपनी जन आशीर्वाद रथ यात्रा का शुरुआत की थी और उसके बाद से वहां पर लंबे समय से ये विंध्य में मांग उठती रही है कि मैहर को एक जिला बनाया जाना चाहिए। वहां पर बड़ा माई का एक मंदिर है और वो बड़ा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो कहीं ना कहीं उस जिले में एक बड़ा नया जिला बनने से एक बड़ा फायदा वहाँ की जनता को होगा, क्योंकि अभी वहाँ पर सारी सतना जिला ही होता था, तो एक नया जिला होने से काफ़ी फायदा उस क्षेत्र में मिलना तय है। तो और ये 55वां जिला होगा मध्य प्रदेश का, जो कि और पिछले 3 बड़े जिलों की घोषणा सीएम अभी कर चुके हैं। बिल्कुल, लेकिन शैलेंद्र, चूंकि ये जिस तरह से घोषणाएं हुई हैं, अमल कैसे होगा, क्या इसका क्रियान्वयन होगा, वहाँ के लोगों को लाभ कैसे मिलेगा, मैहर धाम आने वाले लोगों को कैसे लाभ मिलेगा, क्या सुविधाएं हैं और जिला अलग से बनाने से क्या फायदा? देखिए, बिल्कुल अगर हम देखें तो अभी सारा ये जिला बनाने की जो कवायद है, कहीं ना कहीं इसको हम राजनीतिक रूप से जोड़कर भी देख सकते हैं, क्योंकि चुनाव बिल्कुल सिर पर है और लगातार जनता की मांग थी कि यहाँ पर एक जिला होना चाहिए। अभी इसके पहले सीएम ने छिंदवाड़ा में पांडुरना जिले की घोषणा की थी, तो उसके बाद वहाँ पर जिलों के बाद वहाँ पर अलग अलग तहसील बनाने की प्रक्रिया भी तेजी से शुरू हो गई है। तो सीएम ने आज घोषणा की, तो 1 या 2 दिन में ही ये सब तस्वीर साफ हो जाएगी कि उस जिले में कितने शहर जुड़ेंगे, उसमें कितनी तहसील होगी और उसका किस तरह से सतना से वो किस तरह कटकर उसका विस्तार होगा। तो ये सब चीज़ें 1 या 2 दिन में भी प्रशासनिक आदेश के बाद सामने आएगी। अभी सीएम ने आज सुबह घोषणा की है, तो निश्चित ही है कि 1 या 2 दिन लगेंगे। उसके बाद कितनी जनता को इससे फायदा होगा, मैहर की कितनी आबादी इससे जुड़ेगी, कितने जिले, कितनी तहसील, ये सब चीज़ें अब बाद में 1-2 दिन में सामने आ पाएगी। बिल्कुल, और चूंकि चुनावी समय है, इस बारे में चर्चा शैलेंद्र पहले भी हुई थी और ऐसे में चुनावी समय में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान कर दिया है, तो इसका लाभ उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा, जनता कितना समर्थन करेगी, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस घोषणा के बाद, चूंकि अभी विकास रथ वहाँ पर रवाना करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे, इस घोषणा के बाद जो भी परिस्थितियां बनेंगी उस पर भी डिटेल्स आपसे लेंगे। कार्यक्रम में क्या कुछ हुआ, इसके बारे में भी कोई डिटेल अपने पास? जी देखिए, बिल्कुल आज जो विकास के रथ हैं जो सीएम ने आज उनको रवाना किया है, जो अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। भाजपा इस चुनाव में विकास को अपना अहम मुद्दा बनाए हुए है, विकास को लेकर बार बार जनता के बीच जा रही है। तो आज ऐसे सभी जिलों के लिए अलग अलग विकास रथ आज उन्होंने रवाना किए हैं। तो और उसके अलावा भाजपा की जन आशीर्वाद रथ यात्रा तो चल ही रही है, उसके अलग 5 यात्राएं शुरू हुई है, उसके रथ अलग जा रहे हैं जनता के बीच। आज जहां पर सीएम ने जो मैहर को जिला बनाने की घोषणा की है, वहां पर भी एक भाजपा की बड़ी जन आशीर्वाद यात्रा जारी है और वो उसी क्षेत्र से आज और कल गुजरना है, जो कि ये पूरा मैहर जिला जिसको टच करेगा। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा इसका फायदा भाजपा को मिलना तय है। बिल्कुल शैलेंद्र, ये जो लाभ है वो लोगों को भी मिले और पार्टी को भी क्या मिलेगा, इससे तो देखने का विषय होगा ही। साथ ही जो आज विकास रथ रवाना किए गए हैं, आज एक बड़ा कार्यक्रम होना है और जो जन आशीर्वाद यात्रा भी निकाली जा रही है, वो भारतीय जनता पार्टी की कई मायनों में अहम है। मध्य प्रदेश आने वाले हैं, चाणक्य कहे जाते हैं पार्टी के। अमित शाह की भी दौरे को लेकर तैयारियां रही होंगी। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मंच से इस बारे में कहा कि जनता के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं, 20 साल से विकास कर रहे हैं और जनता का भी आशीर्वाद वो मांग रहे हैं और सपोर्ट मांग रहे हैं, और आगे आने वाले समय में वो सपोर्ट जनता उन्हें किस तरह से देती है ये भी देखने का विषय होगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो जिला बनाकर लोगों को इसका लाभ किस तरह से मिले, ये भी कोशिश रहेगी पार्टी की तरफ से, या सरकार जो नई घोषणाएं कर रही है उसके क्रियान्वयन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर जो समय लगना होगा वो होगा। और बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए शैलेंद्र। फिर डिटेल लेने के लिए आपसे जुड़ेंगे, संपर्क करेंगे और बढ़ते हैं आगे और रुक करेंगे अगली खबर का, जहां दुर्ग से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां 2 पानी की टंकियां भरा कर गिर गई और कर्मचारियों ने वहां से भागकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। दोनों पानी की टंकियों में हजारों लीटर पानी भरा हुआ था और यहां पर जो पानी की टंकी गिरी उस दौरान वहां जो लोग मौजूद थे वो किसी तरह से अपनी जान बचा पाने में कामयाब हुए। दरअसल हजारों लीटर पानी इसमें भरा हुआ था। भिलाई के सेक्टर 4 की घटना क्षेत्र में पानी की आपूर्ति बाधित भी हो गई है और
इस पर बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी इस वक्त मिथिलेश जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। और मिथिलेश, अभी जो ये पानी की टंकियां गिरी, ये क्या एकदम तात्कालिक कारण क्या समझ में आ रहे हैं, कैसे हुआ ये हादसा? बिल्कुल आशीष, जिस तरह से हम बार बार ये कहते आए हैं कि भिलाई स्टील प्लांट के अधिकांश जो टाउनशिप का एरिया है उसके कई भवन जर्जर हो गए हैं, कई पानी टंकियां जर्जर हो गई। जब कभी भी बड़ा हादसा होता है, हो सकता है, ऐसी संभावना व्यक्त की थी। ठीक वैसे ही एक घटना हुई है, आज सुबह ही ये घटना हुई है जब सेक्टर 4 की जो पानी टंकी है वो काफ़ी जर्जर अवस्था में है। पहले वहाँ से पानी का लीकेज शुरू हुआ, उसके बाद में देखते ही देखते वो टंकी भरभरा कर गिरने लगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसी की ठीक बाजू में एक और पानी की टंकी थी और उसके ऊपर वो गिरी तो वो भी भरभरा कर गिर गई। तो इस तरह से दो पानी की टंकियां पूरी तरह से भरभरा कर गिर गई। और गनीमत ये रही कि इसके जो चपेट में कोई कर्मचारी नहीं है, अन्यथा कई लोगों की जान भी जा सकती थी। इन पानी टंकियों के माध्यम से हजारों लोगों को पानी मिलता था। आज पानी की आपूर्ति भी टाउनशिप में बाधित हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि बार बार ये आगाह करने के बावजूद टाउनशिप क्षेत्र में जो प्रबंधन ध्यान नहीं दे रहा है, ये सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है दुर्घटना की। लगातार ये आगाह किया जा रहा है कि जो भवन है वो काफी क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उनको तोड़ा जाना चाहिए, उसको डिसमेंटल किया जाना चाहिए। लेकिन प्रबंधन ने जो है वो जो भवनों को है आधा तोड़कर छोड़ दिया है। ऐसे में एक और डेंगू फैल रहा है तो दूसरी ओर जो दुर्घटनाओं के भी ये कारण बन रहे हैं। और उसी के तहत में आज ये पानी की टंकी जो भरभरा कर गिरी है, यहाँ पूरा यदि बात किया जाए तो चाहे संयंत्र सहित जितना भी जो टाउनशिप का क्षेत्र है वहाँ पर मेंटेनेंस का अभाव देखा जा रहा है। मेंटेनेंस बेहद टाउनशिप मांग रहा है और जो प्रबंधन नहीं कर रहा है। और यही वजह है कि आने वाले दिनों में इस तरह के और बड़े हादसे हो सकते हैं यदि ध्यान नहीं दिया गया। तो कुल मिलाकर यह है कि प्रबंधन को इस ओर बेहद गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। जी, लापरवाही भी इसमें कारण रह सकता है। मिथिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अंबिकापुर से एक बड़ी खबर, जहां राइस मिल डकैती मामले में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया। 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 2 बाइक सहित एक पिकअप जब्त किया गया, जिसमें करीब 2,20,000 रुपए के 250 धान को बरामद किया गया। राइस मिल के मुंशी को बंधक बनाकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया था। दरिमा थाना क्षेत्र के राइस मिल का यह पूरा मामला है। और बढ़ते आगे, सूरजपुर से बड़ी खबर, रामनगर स्कूल में चोरी का खुलासा हुआ। कबाड़ी सहित 8 चोर गिरफ्तार किए गए। चोरी किए 5 टन लोहा भी बरामद किया गया। विश्रामपुर पुलिस की कार्रवाई। रामनगर स्कूल में चोरी का खुलासा हुआ है। दरअसल पुलिस ने रामनगर स्कूल में चोरी के मामले में 8 चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों से 5 टन लोहा भी बरामद किया गया। और बढ़ते हैं आगे, जगदलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें कि नगरनार के भू विस्थापितों ने एनएमडीसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बस्तर कलेक्टर से मिलने पहुंचे ग्रामीण और जनप्रतिनिधि। दरअसल एनएमडीसी प्लांट में परिवहन का काम दिए जाने की मांग भू विस्थापितों ने 2001 के पुनर्वास नीति का हवाला दिया। काम नहीं मिलने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। हमसे जितना बन पड़ेगा हम लोग करने को सक्षम हैं। हमारी प्राथमिकता पहले हो, ऐसा हमारा पूरा सर्वसम्मति से निर्णय है। काम नहीं मिलेगा तो फिर काम नहीं मिलेगा तो हम लोग तो शुरू में जब इस संबंध में कहना चाहूँगा कि जब 2001 में भूमि पूजन शिलान्यास हुआ था ना, हजारों लोगों को, इस क्षेत्र के लोगों को, शिक्षित बेरोजगारों को हर क्षेत्र में काम दिया जाएगा, फायदा दिया जाएगा करके बात हुई थी। तो निश्चित रूप से आज यदि वो काम नहीं होगा, प्रोडक्शन चालू हो गया है तो जन आक्रोश बढ़ेगी और हम लोग आंदोलन करेंगे। और रायपुर में बीजेपी विजय संकल्प यात्रा निकालने की तैयारी में है। बस्तर और सरगुजा संभाग से यात्रा निकाली जाएगी। पहली यात्रा 12 सितंबर को दंतेवाड़ा से निकाली जाएगी, दूसरी 16 सितंबर को जशपुर से। यात्रा में आरोप पत्र के जरिए बीजेपी राज्य सरकार को घेरेगी। मोदी सरकार के काम को लेकर जनता से वोट मांगा जाएगा। और बीजेपी के पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडी जगदलपुर दौरे पर पहुंची। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया और सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्ष से कांग्रेस ने प्रदेश में जमकर लूट खसोट की है, जनता को धोखा दिया, गरीबों के आवास नहीं बनने दिए,
पीएम आवास के लिए आई राशि को लौटा दिया। साथ ही लता उसेंडी ने केंद्र की योजनाओं पर पलीता लगाने का भी आरोप लगाया। बीजेपी उपाध्यक्ष ने इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का भी दावा किया। और छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल कोरबा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी लखनलाल दिवांगन के लिए कार्यक्रम करने पहुंचे और इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है, जबकि दूसरी लिस्ट जल्द आने वाली है। वहीं छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार और आयकर चोरी के मुद्दे पर कहा कि आईटी और ईडी के काम करने का तरीका अलग है। नारायण चंदेल ने कांग्रेस पर आरोप पत्र जारी किया। और रायपुर से बड़ी खबर, राजधानी में मौसम का मिजाज बदल गया है। दरअसल मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जारी किया गया। अगले 2 दिन में तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। प्रदेश के आसपास के इलाकों में मानसून द्रोणिका सक्रिय है। नया सिस्टम तैयार होने से कई जिलों में बारिश हुई। और बलौदाबाजार से बड़ी खबर, अवैध शराब पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। लवन और कसडोल थाना इलाके में एक्शन। अलग अलग थानों से कुल 4 आरोपी गिरफ्तार। भारी मात्रा में अवैध और कच्ची और देशी शराब जब्त की गई है। दरअसल आरोपियों से पूछताछ में कसडोल पुलिस जुटी हुई है। और श्योपुर जिले के शासकीय प्राथमिक स्कूल चंदरपुर में दिव्यांग शिक्षक दुर्गेश केसरी 15 साल से शिक्षा दे रहे हैं। दुर्गेश ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर शिक्षक बने। बहरहाल दोनों आंखों से दिव्यांग शिक्षक छात्रों के जीवन में शिक्षा की अलख जगा रहे हैं और दूसरे शिक्षकों के लिए मिसाल हैं। बच्चों के प्रति रुझान बहुत ही अच्छा रहा है। जब से आई हूँ तब से मैं देख रही हूँ वो बच्चों को पढ़ाई के लेकर बहुत सचेत रहते हैं और हमेशा समय से स्कूल 9:30 बजे स्कूल उपस्थित हो जाते हैं सर, और 4 बजे तक डटे रहते हैं और बच्चों की खूब अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई में सहयोग करते हैं। और छत्तीसगढ़ में संतान कल्याण के लिए माताओं ने कमर छठ का व्रत रखा है। आज के दिन व्रत में हल से जोत कर उगाए हुए अन्न को नहीं खाया जाता। कमर छठ पर माताएं करीब 6 प्रकार की भाजी से भोजन बनाती हैं और अपने बच्चों को खिलाती हैं। कमर छठ पर्व भी महंगाई के मार को झेल रहा है। खाद्य सामग्री के महंगा हो जाने से माताएं परेशान हैं। इस दिन पूजा के समय 7 तरह का अनाज चढ़ाया जाता है और ऐसी मान्यता है कि व्रत में हल से जोत कर खेत में उगाया हुआ अन्न नहीं खाया जाता। आपको बता दें कि इस व्रत में अपने बेटों के लिए माताएं व्रत रखती हैं और कमर छठ पर खेत में उगा हुआ अन्न इस्तेमाल में नहीं लाया जाता खाने के लिए। इसमें हल चलाकर उगाया हुआ अन्न इस्तेमाल में नहीं लाया जाता और ऐसे में जो इस व्रत में चावल खाया जाता है वो तालाब में उगे हुए चावल होते हैं और जो इसमें खाद्य सामग्री इस्तेमाल में लाई जाती है वो खेत में पैदा नहीं की जाती। जो खेत में पैदा होने वाला अन्न है वो इस्तेमाल में नहीं लाया जाता। लोक पर्व है कमर छठ और ये छत्तीसगढ़ समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के बड़े क्षेत्र में अपने पुत्र की सकुशलता के लिए माताएं व्रत करती हैं और माता से प्रार्थना करती हैं। का काम है अब पसीन मना रान थे दादा हम तो रहान न कहीं है नहीं अब बेचल जान थान का तिहार में बिकते कमर छठ हर साल बेचता है। हाँ बीज कर बेचता है। हाँ हर साल बेचता न मना। अच्छा कितना रुपया भाग लगा था? तेरे 10 रुपया भाग मितले हो। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है।